हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अलका और स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मेरी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब चल रही है, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पा रही हूं कंटिन्यू। पर अभी आइडिया नहीं कब तक तबीयत सही होगी, तो इसके लिए मैंने सोचा है कि जो भी छोटे छोटे पार्ट्स में भी मैं वीडियो ला सकती हूँ, कोशिश करती हूँ लाने की, क्योंकि इससे मेरी भी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, मेरी पढ़ाई भी थोड़ी चलती रहेगी। आप समझ सकते हैं कि जब हेल्थ डाउन होता है तो काम नहीं हो पाता है अच्छे से। फिर मैं कोशिश करूँगी कि छोटे छोटे क्लिप्स भी ला पाऊँ, अगर छोटे छोटे वीडियोस, तो मेरा भी कंसिस्टेंसी रहेगा और आपको भी वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे आपकी भी पढ़ाई अच्छे से चलती रहेगी। तो बढ़ते हैं हम। ये हमारी ज्योग्राफी एनसीईआरटी का है, चैप्टर 6 है, क्लास 7 की एनसीईआरटी है। चैप्टर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। फिर से वही बात कहूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। तो देखते हैं आज हमें इस चैप्टर से क्या क्या मिलता है। तो देखिए, चैप्टर का नाम ही है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखते हैं हमें यहाँ से क्या क्या मिलता है। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि गिरिपाद में साल और सागवान के घने वन थे। पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। तब आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि जब हम पर्वतों की ढलानों पे जाते हैं, मतलब हम जब पर्वत पे धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर पतली नुकीली पत्तियों वाली शंक्वाकार वृक्ष दिखते हैं, जो काफ़ी लंबे, सीधे और लंबे होते हैं। तो ये हमारा फैक्ट है, आप इसे याद करिए, मतलब हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जैसे भी आपको सुविधा लगे। पर ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। तो रोडोडेंड्रॉन के फूल रेड होते हैं। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई थी। तो ये जो शंकुधारी वृक्ष थे वो लंबे वृक्ष थे। तो रोडोडेंड्रॉन क्या हुआ? रोडोडेंड्रॉन शंकुधारी वृक्ष है। पूछा जा सकता है कि रोडोडेंड्रॉन किस प्रकार का पौधा है या किस प्रकार का वृक्ष है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। देखिए, ये आपको पिंक दिख रहा होगा यहाँ पे, ये फ्लावर, ये रोडोडेंड्रॉन ही है। आगे बढ़ते हैं। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। तो वृक्षों की जो वनस्पति की जो वृद्धि है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है? देखिए, पहली बात कि वृक्ष जो है वो उनका जो ग्रोथ होता है वृक्ष का, वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन से भी वृक्ष में विभिन्नता आती है। वनस्पति की वृद्धि तापमान, नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर और इन ऐसे कारकों पर निर्भर करती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वृक्षों की जो प्रोग्रेस है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। इस तरह से हमें पता चल रहा है।
जो वृक्ष हमें मैदानी भाग पे मिलेंगे वो वृक्ष हमें पर्वतीय भाग पे नहीं मिलेंगे। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वृक्षों की जो कैटेगरी है, प्रजातियां हैं, वो बदलती जाएंगी, आप उसमें बदलाव देखेंगे। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी थोड़ा सा गला ख़राब है ना, तो समझ नहीं पा रही हूँ। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। तो इन घटकों में अंतर जब आता है, ये जो हमने पढ़ा कि वहाँ की मतलब वो जो जगह है वहाँ ढाल कैसी है, मिट्टी की परत की मोटाई कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसा है, तापमान कैसा है, सारी चीज़ों में तो इसमें अंतर जब आता है तो प्राकृतिक वनस्पति की जो सघनता होती है, उनका जो प्रकार होता है, वो सारी चीज़ों में भी परिवर्तन आता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पति होते हैं उनको किन 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है वन। हम वन के बारे में देखते हैं क्या है। जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में, तो जहाँ तापमान भी उपयुक्त है और जहाँ वर्षा भी अच्छी है, वहाँ पे जो उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। तो इन कारकों के आधार पर सघन और खुले वन होते हैं। तो वन कहाँ, जहाँ तापमान भी अच्छा हो, वर्षा भी अच्छी हो। दूसरा है घास स्थल। तो घास स्थल में क्या है कि जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, जहाँ वर्षा मध्यम होती है, मतलब मीडियम लेवल की होती है। और हमारा तीसरे नंबर पे आ जाता है कांटेदार झाड़ियाँ। तो कांटेदार जो झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। शुष्क क्षेत्र जैसे आप समझ लीजिए कि जहाँ पे वर्षा की कमी हो, वहाँ पे। अब आप इमेजिन करिए कि रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उसमें कांटेदार पौधों में पानी को एब्जॉर्व करके रखने की क्षमता होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कांटेदार झाड़ियाँ इमेज में। सलीमा हिमालय की यात्रा का यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, अब यहाँ से आप नोट डाउन करिएगा, मैं भी आपको बताऊंगी, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियों, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियाँ दी। तो यहाँ पे देखिए, उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, आंध्र प्रदेश में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वन पाए जाते हैं। ये आपको नोट डाउन करना है। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। तो प्राकृतिक वनस्पतियों में जो बदलाव आते हैं उसका सबसे मेन रीज़न है जलवायु परिवर्तन। आइए हम विश्व के विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहाँ उनके प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। तो देखते हैं प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में और डिटेल में। यहाँ पे वन के बारे में बताया जा रहा है। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का इमेज है। आप देख सकते हैं कि ये कितना घना और वितान है। ये इतना घना है कि सूर्य की रोशनी को ज़मीन तक पहुँच पाना भी मुश्किल है। इस लेवल का घना होता है ये वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब हम देखते हैं वनों में जो प्रकार होते हैं। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। इनका एक नाम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी है, ये भी आप नोट डाउन करिएगा। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के आसपास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। तो यहाँ इससे हमें पता चल रहा है कि ये भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं, उष्णकटिबंध के पास। तो मतलब यहाँ पे तापमान भी अच्छा खासा रहता है और वर्षा भी यहाँ पे 12 महीने अच्छी रहती है। पूरे वर्ष वर्षा यहाँ बहुत अच्छी होती है। तो इसके लिए यहाँ पे ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनकी विशेषताएं क्या है कि यहाँ पे तापमान और वर्षा दोनों अच्छे होते हैं। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती हैं।
इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। जैसे एक होता है वन जहाँ पे पत्तियाँ धीरे धीरे पत्तियाँ जो है एक बार में ही झड़ के गिर जाती हैं सारी, वो लेकिन यहाँ पे क्या है कि मौसम शुष्क नहीं होता है, इसलिए पत्तियाँ एक ही बार में नहीं झड़ती हैं, तो इसलिए यहाँ इसको सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता। मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि ये इतने घने वन होते हैं कि दिन के समय जब सूर्य की रोशनी होती है तो वो धरती तक पहुँच जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत घने हैं वन। आमतौर पर यहाँ ड्रिडकास्ट वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनुश, महोगनी आदि पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं एग्जाम्पल में, ड्रिडकास्ट वृक्ष, रोजवुड, आबनुश, महोगनी। तो ये एग्जाम्पल है, आप इन्हें नोट डाउन करिएगा। फिर यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। तो ब्राज़ील का जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो पृथ्वी के फेफड़े की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि वो बहुत विशाल है। ये आप ध्यान रखिएगा। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को भी मार और खा सकता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा फैक्ट कि ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं वहीं पर ये एनाकोंडा पाए जाते हैं। हम देखते हैं आगे। अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में देख लेते हैं हम। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। तो यहाँ पे मौसम शुष्क होता है। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़काष्ठ वृक्षों में शाल, सागवन, नीम तथा शीशम है। ये इनके एग्जाम्पल है, आप इन्हें नोट करिएगा कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। शाल, सागवन, नीम तथा शीशम। दृढ़काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर हैं। तो इसमें से देखिए सब कुछ नहीं ध्यान रखना है आपको, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि गोल्डन लंगूर पाया जाता है यहाँ पे, ये आप ध्यान रखिएगा। शेर भी पाया जाता है यहाँ पे। बाकी हाथी और बंदर वगैरह तो आमतौर पर लगभग हर जगह पाए जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं वो आपको बता रही हूँ, आप वो नोट डाउन करिएगा। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के जो वृक्ष होते हैं उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो हमारे उपयोग में आती हैं, पर जो सदाबहार वन की लकड़ियाँ होती हैं वो हमारे उपयोग में उतनी नहीं आती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके जो पेड़ होते हैं वो बहुत भारी होते हैं। तो वो अगर देखा जाए तो वो जैव विविधता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उनका आर्थिक महत्व नहीं होता है। पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती का आर्थिक महत्व है, क्योंकि इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे फर्नीचर बनाया जाता है, यातायात और निर्माण की सामग्री बनाने के लिए भी उपयोग में आते हैं ये सब। फिर यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है कि आओ कुछ करके सीखें। भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, उन राज्यों के नाम बताएं। ये आप सर्च करके नाम उनका सर्च बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं ये भी बताइएगा। देखते हैं कितने लोग एक्टिव हैं और इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। यहाँ पे आपको बाघ का इमेज दिखाया जा रहा है। फिर हम देखते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो ये तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट वृक्ष हैं बाज, चीड़, यूकेलिप्टस इत्यादि। और ये कहाँ कहाँ पे हैं? दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्व ब्राज़ील। ध्यान रखिएगा। ये देखिए शीतोष्ण सदाबहार वन का यहाँ इमेज दिया जा रहा है। कैसे है ये लंबे लंबे पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे गोल्डन लंगूर देखिए, ये है गोल्डन लंगूर जो हमने पढ़ा था। और यहाँ पे इमेज दिया गया है हाथियों का। शीतोष्ण पर्णपाती वन देखते हैं। हमने देखिए 3 प्रकार की चीज़ें देखी थी, वन, घास स्थल
और कटीली झाड़ियाँ। अब वन में हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि वन कितने प्रकार के हैं। तो शीतोष्ण पर्णपाती वन में देखते हैं, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। तो जब हम उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते हैं जैसे जैसे, वहाँ अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, एस, बीच आदि। तो देखिए ये तीनों नाम जो है हमारे लिए नए हैं, बांज, एश, बीच। तो ध्यान रखिएगा कि ये पर्णपाती वन है, शीतोष्ण पर्णपाती वन, जो अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में पूरी तरह से झाड़ देते हैं। यहाँ पे पाए जाने वाले जानवरों में देखिए हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। तो ये नया नाम है फीजेंट और मोनाल, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। देखिए ये फीजेंट पक्षी का इमेज है और ये मोनाल है। आप इमेज देखिए तो जैसे पिक्चर देखने से क्या होता है कि क्लियरिटी थोड़ी और अच्छी हो जाती है। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और उसको हम उसकी इमेज के साथ देख रहे हैं तो वो हमारे ब्रेन में थोड़ा जल्दी आ जाता है। ये शीतोष्ण पर्णपाती वन है। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी विरल दिख रहे हैं, उतने घने नहीं दिख रहे हैं ये। फिर हम आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। तो ये हमने देखा भूमध्य सागरीय वनस्पतियों के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ पाई जा रही हैं। इन सारी जगहों के नाम यहाँ बताए जा रहे हैं कि भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, तो इन जगहों पे पाई जाती हैं। ये है भूमध्य सागरीय प्रदेश में अंगूर का बाग यहाँ पे दिखाया जा रहा है इमेज में, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ फैक्ट बताया जा रहा है कि भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। इनकी मोटी छाल एवं पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट है, आप ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। फिर आगे बढ़ते हैं। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर होते हैं। तो यहाँ के इम्पोर्टेंट जो आमतौर पर यहाँ पे पाए जाने वाले वृक्ष हैं, फल हैं, संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर। नींबू वंश सिट्रस, नींबू वंश का जो होता है सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, यहाँ वन्य जीवन कम है। तो यहाँ वन्य जीवन कम है। फिर शंकुधारी वन के बारे में बताया जा रहा है। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जा रहे हैं, इन्हें टैगा भी कहा जाता है। तो शंकुधारी वन को हम टैगा भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था, क्योंकि ये हिमालय में ऊपर जाते हैं तब ये वृक्ष मिलते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आओ कुछ करके सीखें। अपने आसपास नरम तथा दृढ़ काष्ठ से बनी वस्तुओं पर ध्यान दें। अपने बड़ों से अपने आसपास के वृक्षों के नाम पता करें। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आता है। तो ये जो होते हैं वृक्ष, ये नरम होते हैं, इनके काष्ठ सदाबहार वृक्ष होते हैं। तो ये जो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जिससे इनसे लुगदी बनाया जाता है और जिससे बाद में अखबार बनाया जाता है, कागज़ का निर्माण किया जाता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। तो अब इनका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है? लुगदी बनाने में, अखबार कागज़ बनाने में, माचिस की डिबिया और पैकिंग बनाने में। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चीड़ और देवदार इन वनों के मुख्य पेड़ हैं।
यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो ध्रुवीय भालू तो आप समझ सकते हैं कि ध्रुवों की तरफ पाए जाएंगे और ध्रुवों की तरफ यही वन होते हैं। पर रजत, लोमड़ी और मिंक आपको ध्यान रखना है, ये शंकुधारी वन में पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे शंकुधारी वन का इमेज दिया गया है और ये देखिए हिमाच्छादित शंकुधारी वन है। यहाँ पे देखिए आपको सफ़ेद सफ़ेद बर्फ दिख रहे हैं, ये हिमाच्छादित शंकुधारी वन है। यहाँ बताया जा रहा है कि रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ, मतलब जिसको छुआ नहीं गया हो, जो बिल्कुल प्योर हो। तो ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी? जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे। फिर ये घास स्थल है, आगे की क्लास में कर लूँगी क्योंकि हेल्थ डाउन है, आप लोगों को पता है। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है, वन हमने कंप्लीट कर लिया है। वन में कितने प्रकार के वन थे वो भी हमने देख लिया है। अब इसको देखिए, रिवाइज़ करिए, फिर आगे का वीडियो में कल लेके आऊँगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करिए, स्वस्थ रहिए, मोटिवेटेड रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।